Good morning, students. So, today we are going to make a video on a revision of our HTML और CSS. जितना हमने HTML के एलिमेंट्स को सीखा है, जितना CSS प्रॉपर्टीज़ को सीखा है, उन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अप्लाई करते हैं और उनका एक रिवीजन हम कर लेंगे ताकि जितना हमने सीखा है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, अप्लाई करने आ जाए. क्योंकि अगर हमने सीख लिया और हम उसको भूल रहे हैं तो फिर हम एक अच्छा वेब पेज नहीं बना सकते. अगर हमारा टारगेट है एक अच्छी डिज़ाइनिंग करना, तो डिज़ाइनिंग के केस में हमें HTML और CSS की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन दो बेसिस पर ही हम अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ताकि जो भी लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ वो उसको अच्छे से समझ सकें और उनको देखने में अच्छा लगे. चलिए, तो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो वेब डिज़ाइनिंग में हमने अभी तक HTML सीखा और CSS सीख लिया है. HTML में हमने एलिमेंट्स की बात की है, ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की है, इनलाइन एलिमेंट्स की बात की है. साथ में एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमने टैग्स यूज़ किए हैं. टैग्स दो तरह के हो सकते हैं, ओपन एंड क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग. कुछ एलिमेंट्स सिर्फ एक ही टैग में यूज़ होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स के साथ यूज़ होते हैं. ठीक है. जो टैग्स सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग से यूज़ होते हैं, दैट मीन्स उनमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ऐसे टैग्स हैविंग ओनली ओपनिंग टैग एंड डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग, उन्हें हम एम्प्टी टैग कहेंगे. ठीक है. तो चलिए, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है हमें. हम ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स को ध्यान से समझें और उन पे बात करें, क्योंकि ये आगे हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में यूज़ होने हैं. ठीक है. तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है और इनलाइन एलिमेंट क्या है, इनकी हमें समझ है. ठीक है. तो सबसे पहले हम HTML की जो बात करते हैं उसको हम एक एडिटर में ओपन करते हैं. ये कोडिंग जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम एक एडिटर में लिखते हैं. दैट मीन्स हमारा HTML का कोड किसी एडिटर में लिखा जाएगा. एंड वी हैव एडिटर हेयर नोटपैड प्लस प्लस. ये हमने यूज़ किया है, हालांकि आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें बहुत कलरफुल तरीके से आप कोड कर सकते हैं. ओके. सो नोटपैड प्लस प्लस ओपन करते हैं और उसको ओपन करने का तरीका क्या है, आप नोटपैड सर्च करेंगे या आपके सिस्टम में जैसे भी नोटपैड आप ओपन करते हैं वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, एक्सेसरीज में जा सकते हैं या अपने सॉफ्टवेयर्स में जा सकते हैं और उसको आप ओपन करते हैं. तो जनरली नोटपैड में जो आपने पहले कोडिंग की होती है वो भी कुछ उसमें टैग्स ओपन रहते हैं. आप नया ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और ये हमारा नोटपैड स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद नोटपैड ओपन करने के बाद हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं और इस कोडिंग में हम जो स्टार्ट हमारा कोडिंग है, सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखते हैं, DOCTYPE HTML. ठीक है. HTML की कोडिंग में सबसे पहली लाइन है हमारी ये लाइन. ठीक है. आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा टैग यूज़ नहीं किया है जो हमारे HTML5 से ही संबंधित हो और कोई वेब ब्राउज़र उसको समझ ना सके. तो वेब ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हम जो HTML लिख रहे हैं वो उसका 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं. ओनली फॉर दिस पर्पज़ हम ये डॉक टाइप लिखते हैं. उसके बाद हम HTML को स्टार्ट करते हैं हमारे HTML टैग से, और इस टैग में क्योंकि क्लोजिंग टैग भी हमें लिखना पड़ता है तो हम उसको क्लोज करते हैं HTML से. ठीक है. लेकिन ये HTML, ये जितना भी HTML है, इसी के अंदर हम सारे HTML की कोडिंग लिखेंगे, इसके बाहर नहीं लिखेंगे. ठीक है. तो इसमें HTML में दो चीज़ें हमने देखी हैं. एक HTML वेब पेज का जो सेक्शन है वो हमारा हेड सेक्शन आता है, और दूसरा सेक्शन जिसे हम बॉडी सेक्शन कहते हैं. ठीक है. तो
ये जो हमारा हेड एलिमेंट है और बॉडी एलिमेंट है, ये दोनों ही कंटेनर टैग हैं। हाँ, ये कंटेनर टैग क्या है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही टैग्स यूज़ किए जाते हैं। तो दीज आर कंटेनर टैग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होते हैं। ठीक है। अब जब हम HTML को लिख रहे हैं, उसमें हमारा जो हेड एलिमेंट है, उसमें स्टार्ट हेड लिखेंगे और उसका क्लोजिंग हेड भी लिखेंगे, और बॉडी में भी स्टार्ट लिखेंगे और क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे बॉडी। देखिए इन दोनों में क्या है, हेड के अंदर हमारा क्या चीज़ आएगी, जैसे हमारा मेटा टैग आएगा जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट आवर वेब पेज, जिसमें आपका जैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले है, करेक्टर्स हैं, क्या यूज़ हो रहे हैं, वो सब मेटा टैग में आते हैं। इसके अलावा हम देखिए मेटा टैग के अलावा टाइटल यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल है, जो हम वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका टाइटल है। वैसे ही हमारे HTML वेब पेज का एक टाइटल है, वो भी कंटेनर टैग है। उसके बाद हम इंटरनल स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका कंटेनर टैग है। ठीक है। ये हेड में सारी वो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं जिनकी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमारा आउटपुट सामने आएगा। बॉडी में जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे उनका आउटपुट हेड के बेस पे होगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। नोटपैड में जाएंगे। नोटपैड में सबसे पहले इस तरह से डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। ठीक है। उसके बाद हम HTML स्टार्ट करते हैं, HTML, और उसको क्लोज करेंगे। ठीक है। और इस HTML के अंदर ही हमारा सारा कोड आना है। सबसे पहले हेड आएगा और इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी, और बॉडी को क्लोज कर देते हैं। हालांकि ये जो बॉडी B कैपिटल लिखा है आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना है अपनी कन्वेंशन को। ठीक है। अब ये HTML के अंदर हम लिख रहे हैं, थोड़ा इंडेंट दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा HTML है और ये हमारा हेड है, ये हमारा बॉडी। हर जगह हम इंडेंट देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोड साफ सुथरा दिखे। ओके, इसको सेव करने का एक तरीका है, फाइल सेव एज, और इसको कुछ नाम देंगे। चलिए HTML CSS रिवीजन, और जब हम नाम दे देते हैं उसके बाद एक्सटेंशन देना जरूरी है, .html। ठीक है। इसको सेव करेंगे। हमने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पर, चलिए वो है हमारा वेबसाइट, और इसी में हम इसको रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने सेव किया, आप देखें यहाँ पर हमारा ब्यूटिफिकेशन हो गई। देखिए कितना बढ़िया। आप जैसे ही आप ओपनिंग टैग को सिलेक्ट करेंगे, क्लोजिंग टैग भी उसका हाईलाइट हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये HTML यहाँ ओपन होगा, यहाँ क्लोज है, बॉडी यहाँ ओपन हो रही है, यहाँ क्लोज है। ठीक है। हेड के अंदर हम कुछ मेटा टैग लिखते हैं। तो देखिए हमने फटाफट ये मेटा टैग को लिख लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम टाइटल टैग लिखते हैं, तो टाइटल टैग भी हमने लिख लिया है, और उसके बाद हम स्टाइल टैग लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक एलिमेंट है, ये सारे हेड के अंदर हैं, तो क्यों ना इसको भी इंडेंट दे लें ताकि हमें पता चले कि HTML के अंदर ये सारे टैग्स हैं। देखिए मेटा, ये मेटा टैग हैं, आप इनको देखेंगे ये एम्प्टी टैग की तरह काम कर रहे हैं। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब इनमें कंटेनर टैग नहीं है। और ये टाइटल आपका कंटेनर टैग है जिसमें ओपन और क्लोज दोनों टैग हैं। इस स्टाइल में भी ओपन और क्लोज दोनों टैग हैं। ठीक है। तो ये हमारा हेड सेक्शन बन गया। इसमें और भी चीज़ें अभी बहुत आती हैं, लेकिन जितना हमने डिस्कस किया है हम उसको ही अभी बात करेंगे। चलिए ये हमारा हेड सेक्शन है। उसके बाद बॉडी में चलते हैं, और बॉडी के अंदर हमें कुछ क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। और सबसे पहले जो हमने इसमें कंटेनर टैग्स पढ़े हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो अब देखें जो हमारा नेक्स्ट जो बॉडी टैग आता है, ये जो बॉडी एलिमेंट है, इसके अंदर हम सबसे पहले कौन कौन से हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं उनकी बात करते हैं। हेडिंग के लिए हमने H यूज़ किया है, जिसमें H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग्स यूज़ किए हैं। H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। और ये मान लीजिए जैसे हम H2 हेडिंग यूज़ करते हैं और इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं,
हेडिंग या कुछ भी आप लिख सकते हैं हेडिंग में, और उसको भी आपने क्लोज करना है। अब आपका ये हेडिंग की तरह शो होगा। हेडिंग का मतलब है, हेडिंग जनरली आप बोल्ड करके लिखते हैं, इसलिए वो बोल्ड करके आएगा। साइज 1 2 3 4 बताते हैं कि ये हेडिंग का फॉन्ट कितने साइज का होगा। अगर 1 है तो वो सबसे बड़ा साइज है, और 6 है तो वो सबसे छोटा साइज है। ठीक है, उसके तो ये भी हमारा कंटेनर टैग है। सेकंड, हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ भी कंटेनर टैग है। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ, आप कुछ भी यहाँ पैराग्राफ में लिखेंगे, कोई पैराग्राफ, और इसको क्लोज करेंगे। देखिए, ये पैराग्राफ शो कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट हमने लिखा है, दिस इंटायर कंटेंट इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या लिखा है? ओके, सो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा वाइट बोर्ड रुक गया था। तो चलिए, हमने बोला एच हेडिंग टैग है जो H1 से लेके H6 तक है। उसके बाद पैराग्राफ है, ये भी कंटेनर टैग है। और उसके अलावा हमारे पास है इमेज टैग। ये जो इमेज टैग है ये आपका एम्प्टी टैग है। ठीक है, और साथ में ये इमेज टैग आपका इनलाइन एलिमेंट भी है, इनलाइन एलिमेंट। अब इनलाइन क्या है? जैसे हम ब्लॉक की बात करते हैं, चलिए आगे बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टैग हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग किस लिए है? लिंक देने के लिए किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये लिंक देता है। इमेज और एंकर टैग में आपको कुछ एट्रीब्यूट भी यूज़ करने पड़ते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जैसे आपका इमेज टैग आप ओपन करते हैं, तो इमेज टैग अकेला काम नहीं करेगा, इसका सोर्स भी देना पड़ेगा। तो इस टैग के, ओपनिंग टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में ऐड किए जाते हैं वर्ड्स, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे आपका एट्रीब्यूट है SRC। ये SRC ये बताएगा कि इमेज का सोर्स क्या है, आपने कहाँ पर इमेज रखी है, और वहाँ पे 10-12 इमेजेस हो सकती हैं, तो कौन सी इमेज है, दैट मीन्स ये पाथ बताता है। सोर्स क्या बताता है? इमेज का पाथ बताता है। और उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। मान लीजिए हम किसी फोल्डर से निकाल रहे हैं, IMG फोल्डर से, और फिर स्लैश लगाएंगे, और इस फोल्डर में pic.jpg नाम से, पिक नाम से इमेज है, और उसकी एक्सटेंशन है JPG। PNG भी हो सकती है, JPG भी हो सकती है, इसलिए हमने एक्सटेंशन ध्यान से लिखनी है। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट आप इसमें लिख सकते हैं ALT। ये बताता है अल्टरनेट टेक्स्ट। मान लीजिए अगर किसी वजह से आपकी इमेज शो नहीं कर रही है, तो उस इमेज की जगह पे ये वर्ड लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। मान लीजिए ये है किसी फ्लावर की इमेज, तो हम उसमें फ्लावर लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा एक टैग कंप्लीट होता है। ये आपका ऑप्शनल है, आप नहीं भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन SRC इमेज के केस में कंपलसरी आपका एट्रीब्यूट है। वैसे ही एंकर टैग के अंदर भी एक कंपलसरी टैग है जिसको हम बोलते हैं href। ठीक है, ये हाइपरलिंक का रेफरेंस बताता है, मतलब वही चीज़ बताता है, पाथ बताता है। ये क्या, ये एट्रीब्यूट क्या बताता है? एंकर टैग का पाथ बताता है कि कौन से पेज को आपने लिंक करना है, या उसी पेज में किसी दूसरे आईडी को लिंक करना हो तो उस आईडी का रेफरेंस देना पड़ता है। इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है। मान लो हमने एक और पेज, वेब पेज बनाया है कॉन्टैक्ट नाम से, तो उसे हम कॉन्टैक्ट, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? HTML। तो contact.html लिखकर उसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, तो आप उसको टारगेट लिख सकते हैं। टारगेट, टारगेट का मतलब है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पर लिंक आपने जिस भी वर्ड को या इमेज को दिया है, उस पर क्लिक करते ही वो कहाँ खुलना चाहिए? क्या वो नए टैब में खुलना चाहिए, नई विंडो में खुलना चाहिए? अगर आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं, तो आपका जो वेब पेज है, आपके पेज को
रीलोड किए बिना किसी दूसरे टैब में खुल जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन href एंकर टैग के केस में कंपलसरी एट्रीब्यूट है। इमेज के केस में src, एंकर के केस में href कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हैं, और alt एंड टारगेट ये ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट ये अपना उठा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हमने एक हॉरिजॉन्टल रूल भी पढ़ा है जो कि एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमने br टैग पढ़ा है जो ब्रेक लगाता है। एक हमने स्पैन टैग पढ़ा है, ये भी आपका एम्प्टी टैग है। तो ये सारे विदाउट क्लोजिंग टैग यूज होते हैं, इसलिए इन्हें एम्प्टी टैग कहा जाता है। एम्प्टी टैग्स मतलब इनमें ओपनिंग टैग तो हैं लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं हम अपने नोटपैड के ऊपर। तो चलिए, नोटपैड हमने खोल लिया है। इसमें हम सबसे पहले H2 लिखते हैं और H2 क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट हेडिंग। ओके, और नीचे जाएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ को क्लोज भी कर देंगे और लिखेंगे दिस इज माय न्यू पैराग्राफ, या अपनी मर्जी से फॉर माय न्यू वेबसाइट। ओके, उसके अलावा हम एक इमेज दे सकते हैं img। इमेज एम्प्टी टैग है, क्लोज करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें हमने src एक एट्रीब्यूट देना है जो कि कंपलसरी है, और आप इन्वर्टेड कॉमा में src लिखेंगे। अब वो कहाँ से ढूंढेंगे? हम अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ हमारी ये वेबसाइट सेव है। आप देखें, इस वेबसाइट में आप जाएंगे और वहाँ पे हमने एक इमेज फोल्डर लिखा है img, और वहाँ पे हम किस, जैसे ये मान लो टाइगर नाम से है, इस इमेज को हम वहाँ लगाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं src img। जिस फोल्डर में हमारा ये वेब पेज सेव है उसी फोल्डर में एक img फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम, और उस फोल्डर के अंदर टाइगर नाम से एक पिक है, लेकिन वो किस एक्सटेंशन के साथ है? .jpg के साथ। अब हम सेव करेंगे और अब आप इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि ये किस तरह से दिखेगा। तो हमने नाम लिखा था HTML CSS वर्जन, इस रिवीजन, इसको हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम के साथ। अब गूगल क्रोम में ये हमारा वेब पेज खुल गया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग था, ये हमारा पैराग्राफ है, और ये हमारी पिक है। तो पिक्चर मान लीजिए अगर लोड नहीं होती है तो क्या होगा? अगर तो लोड हुई है तो ठीक है, अगर लोड नहीं होती है तो हम इसके लिए एक एट्रीब्यूट और यूज करते हैं, alt इज इक्वल टू, alt में हम देंगे टाइगर, TIGER। मान लीजिए यहाँ टाइगर से लिख देता हूँ, तो ये पिक क्योंकि है नहीं तो लोड नहीं होगी, इसलिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पिक्चर नहीं आई है लेकिन नाम आ गया है। लेकिन अगर पिक्चर आ जाती है, अगर पिक्चर आ जाएगी तो आप देखेंगे कि वो टाइगर टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो तभी शो करेगा जब आपकी पिक्चर शो नहीं करेगी। अब ये पिक्चर बहुत बड़ी है, मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो यहीं इसी में एट्रीब्यूट दे सकता हूँ उसकी विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू, मान लीजिए 200 px करता हूँ मैं, सॉरी कहाँ दे दिए मैंने, इन्वर्टेड कॉमा में के बीच में देना पड़ता है। सेव करूँगा, अब आप देखेंगे इसने विड्थ 200 पिक्सल ली है, और अपने हिसाब से जो इसकी एस्पेक्ट रेशो है उसके हिसाब से इसने हाइट को ले लिया है, उस रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट है। आप चाहें तो हाइट भी दे सकते हैं, मान लीजिए हाइट HEI, हाइट देंगे हम 100 px। सेव करेंगे, ओह यहाँ पे क्योंकि एट्रीब्यूट है, क्योंकि हमने HTML का लिखा है इसलिए यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर हम स्टाइल में देते तो कॉलन लगा के दिया जाता है, और इतना आपको पता है। देखिए अभी हाइट छोटी हो गई, अगर हाइट को मैं 50 px कर दूं तो और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हाइट भी हमारे हिसाब से ले रहा है ये, और विड्थ भी, लेकिन उससे क्या है कि ये पिक्चर की शेप बिगड़ जाती है। तो हम हाइट को ऑटोमेटिकली रहने देते हैं और विड्थ हम फिक्स कर देते हैं 200। ठीक है, अब अगर ये शो नहीं होगा
मैंने कुछ और वर्ड लगा दिया, सेव किया। अब आप देखें टाइगर नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी विड्थ आ रही है, तो उस हिसाब से ये विड्थ ले रहा है और टाइगर यहाँ पे लिखा आ रहा है। ओके, तो चलिए इसको सेव करते हैं। इमेज के अलावा हम एक एंकर टैग हमने देखा कि एंकर टैग दिया जाता है और उसका एट्रीब्यूट है href, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में href दिया जाता है। लेकिन ये क्लोजिंग टैग है, इसलिए इसको क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, कंटेनर टैग है, इसमें हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट, एक हमने वेब पेज बनाया है, कॉन्टैक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, और ये वर्ड आएगा, आप देखेंगे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये कॉन्टैक्ट आया है। तो ये जो ए टैग है, इमेज टैग है, आप इनको देखें। ये सबसे पहले हेडिंग है, हालांकि हेडिंग में सिर्फ फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये हेडिंग पूरी लाइन कवर कर रहा है। यानी इसके आगे पीछे जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे। वैसे ही पैराग्राफ भी वैसे ही काम करता है। पैराग्राफ में हालांकि हमने इतना सा लिखा है, लेकिन फिर भी ये पूरी लाइन एक्वायर कर लेगा, अगला एलिमेंट अगली लाइन में जाएगा। लेकिन इमेज और एंकर टैग में जो हमने लिखा, ये आपके इन लाइन आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इमेज जितनी है 200 पिक्सल, उतनी उसने विड्थ ली है, बाकी जगह छोड़ दी है दूसरे एलिमेंट के लिए। लेकिन जो आपके ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो पहले जगह लेंगे, ना उससे पहले वो किसी एलिमेंट को अलाउ करेंगे, ना बाद में अलाउ करेंगे। मतलब आप अगर पैराग्राफ से पहले इमेज लिखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इमेज उससे पहले आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये आप देखें, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट दिया हमने, अभी कोई लिंक नहीं दे रखा है, href नहीं दे रखा है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले जा रहा हूँ, ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये लिंक दे रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कोई लिंक दिया ही नहीं है। हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए होम, चलिए गैलरी है GALLERY, उसका लिंक देते हैं GALLERY.html। मैंने कोई फोल्डर का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे img फोल्डर है, क्योंकि gallery.html उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमने HTML रिवीजन वर्जन, ये रिवीजन ये वाला HTML सेव किया है, सेम फोल्डर में। अगर tiger.jpg भी उसी फोल्डर में होता तो हमें img लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये भी किसी दूसरे फोल्डर में होता तो उस फोल्डर का नाम देना पड़ना था हमें। ठीक है, अभी सेव करता हूँ। अब आप क्या देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये कॉन्टैक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये वो पेज है जिसे हमने गैलरी कहा है। ठीक है, तो यहाँ बैक जाऊंगा मैं, यहाँ से फिर देखिए अभी मुझे बैक जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको टारगेट कर सकता हूँ कि ये मेरे वेब पेज को क्लोज ना करे और टारगेट आ जाए ब्लैंक। इससे क्या होगा, मैं सेव करता हूँ, आप देखें रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नया टैब ओपन हो गया, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका टारगेट बताता है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें ऊपर एक और टैब खुल गया। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। अभी कोई टैग ओपन नहीं है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे एक नया टैग ओपन हो गया। किस वजह से हुआ? क्योंकि अब हमने अपने वेब पेज में जो एंकर टैग है उसको टारगेट दे दिया है ब्लैंक, यानी वो किसी दूसरे टैब में खुलेगा, उसी टैब में नहीं खुलेगा जिसमें हमारी ये वेबसाइट खुली है। ठीक है, तो इसके बाद हमें मान लीजिए यहाँ हेडिंग के बाद हम एक HR टैग देते हैं जो कि एम्प्टी टैग है। ये है हॉरिजेंटल रूल। तो अब देखें इस हेडिंग के बाद क्या एक लाइन आएगी, ये देखिए ये हॉरिजेंटल रूल की वजह से आई है। ठीक है, अब चाहे आप जैसे दिस इज माई पैराग्राफ के बाद आप चाहें एंटर लगाना चाहते हैं तो आप BR टैग यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप देखिए पैराग्राफ के बाद जैसे आपको अपने रिफ्रेश किया, दिस इज माई न्यू पैराग्राफ, और उसके बाद हमने BR टैग लगाया जो अगली लाइन में भेज देता है बाकी के कंटेंट को। यानी जैसे हम वर्ड में लिखते हैं और एंटर दबाते हैं, वैसा ही BR टैग करता है। ठीक है, वैसे ही हम पैराग्राफ को एक और टैग से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंटेनर टैग है, बताना पड़ेगा कि बोल्ड किस वर्ड को किया है, किस सेंटेंस को किया है और कहाँ वो ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता तो ये सारा आगे जितना भी कंटेंट आता बोल्ड ही आ जाता। चलिए देखते हैं, अभी सेव करते हैं तो देखिए पैराग्राफ बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ क्लोजिंग टैग को,
तो इसके आगे जितना कुछ भी है वो सब बोल्ड होना, यहाँ कॉन्टैक्ट भी सब बोल्ड हो जाता। देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सब बोल्ड हो गया क्योंकि हमने क्लोज ही नहीं किया बोल्ड को। तो यहाँ पर क्लोज करना जरूरी है ताकि इसको समझ आए कि सिर्फ इसी कंटेंट को बोल्ड करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की बात की थी। चलिए, जैसे अनऑर्डर लिस्ट है इसको भी क्लोज किया जाता है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहां पर हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट है, दैट मीन्स इसमें 1 2 3 ABC नहीं आएगा, बुलेट्स आएंगी। ठीक है, तो उनको कैसे लिखेंगे, जो भी लिस्ट बनानी है उस कंटेंट में LI लिखना पड़ता है और LI को क्लोज करना पड़ता है। तो मान लीजिए इस अनऑर्डर लिस्ट में हमने एक लिस्ट बनाई, एक के अलावा दूसरा तीसरा लिस्ट बनाई, तो ये सब भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मतलब LI के बाद जो दूसरा LI है दूसरी लाइन में जाएगा। ठीक है, एक लाइन में नहीं आएंगे सारे। तो मान लीजिए ये है फर्स्ट पॉइंट, इसको लिखता हूं मैं सेकंड पॉइंट और इसको लिखता हूं मैं थर्ड पॉइंट। सेव करता हूं। अभी हमारे पास, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अगली लिस्ट में आया है। क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप इसको अनऑर्डर लिस्ट की जगह अगर ऑर्डर लिस्ट करें, ये सब हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ क्लोज भी करना पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बुलेट की जगह पे 1 2 3 आना है, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में इसका स्टाइल भी होता है। लिस्ट का स्टाइल टाइप क्या करना है आपने, अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो उसमें बुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे जैसे हमारा सर्कल आ रहा था वहाँ पे, उसकी जगह डिस्क या फिर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में आप चाहें तो, और जब आप बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट का जो स्टाइल होता है उसमें आप स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप। टाइप कौन सा टाइप देना है, मान लीजिए कैपिटल A देना है। ठीक है, तो सेव करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे। एक सेकेंड, स्टाइल नहीं आया हमारा। ओके, यहाँ पे हमें स्टाइल नहीं देना है, ये एट्रीब्यूट ही टाइप है, TYP टाइप। ओहो, टाइप इज इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट टाइप है, A लिखेंगे, सेव करेंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ABC आ गया। अगर आप इसको स्मॉल a करेंगे तो स्मॉल a, ठीक है, स्मॉल a आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको कहीं और से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए हम करते हैं ABCDEFG से, तो A से स्टार्ट ना होकर G से स्टार्ट होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी होगी, तब हमें टाइप नहीं देना है। सेव करेंगे तो हमारा यहाँ से रिफ्रेश करेंगे 1 2 3 आ रहा है, ऐसा क्यों। स्टार्ट इज इक्वल टू, अगर हम 25 करते हैं, सेव, और हाँ 25 26 27, ठीक है। तो ये नंबर के लिए तो उठा रहा है। हाँ, तो ये जो हमारा स्टार्ट है एट्रीब्यूट, ये नंबर के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा, आप चाहें तो एक किसी लिस्ट के अंदर दूसरी अनऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं पहली लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ LI और LI को क्लोज करता हूँ। 3 लिस्ट बना देता हूँ, माई, यू एंड दे। ठीक है, सेव किया। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी 25th जो लिस्ट है उसको भी नाम दे देते हैं फर्स्ट। कहाँ किया हमने, हाँ यहाँ FIRST, फर्स्ट। तो आप देखें रिफ्रेश करने पर फर्स्ट में ये एक और लिस्ट बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने करने के बाद, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट करने के बाद, अब बात करते हैं हम कि हमने एक डिव टैग भी पढ़ा है। ठीक है, और डिव भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो डिव को ओपन और क्लोज करना पड़ता है।
ठीक है, ये इनविजिबल कंटेनर होता है, इसका बहुत ज़्यादा जगह पे हमने यूज़ किया है और हम यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम डिव टैग की बात कर चुके हैं। डिव टैग फिर से हम लिखते हैं। डिव टैग में होता क्या है एक्चुअली, इस डिव टैग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही आएगा जैसा पैराग्राफ आ रहा था, लेकिन एक कंटेनर बन के आएगा अब इसमें। अब आप इसको रिफ्रेश करें, ये हमारे पास पैराग्राफ वही आ रहा है जैसा ऊपर लिखा था, लेकिन अब हमारे पास एक डिव टैग आ गया है। ये डिवीज़न कर देता है हमारे वेब पेज का, और इसका बहुत जगह यूज़ होगा। जब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह पे हमारे काम आएगा डिव, ठीक है। इसके अलावा हमने टेबल बनाना भी सीखा है, ठीक है। टेबल, इसको हटा देते हैं। टेबल में जब हम टेबल स्टार्ट करते हैं तो टेबल को भी क्लोज कर देते हैं, और इस टेबल के अंदर हम क्या चीज़ें रखते हैं, हमारे पास होती हैं रोज़, और रोज़ को क्लोज करो। और चलिए इस रो के अंदर क्या होगा, कॉलम्स होते हैं, टी डी, कॉलम टी डी, ठीक है। तो ये टेबल डाटा किस में आएगा, कॉलम में आएगा। एक्सेल में आपने जनरली ये पढ़ा होगा। तो हम ऐसा करते हैं, 2-3 कॉलम बना लेते हैं। तो ये पहली रो है जिसमें 3 कॉलम है। इसी तरह दूसरी रो में 3 कॉलम बना दिए, उसी तरह 3 रोज में ऐसे बना दिए। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग में जैसे पहला जो कॉलम होता है उसमें जनरली सीरियल नंबर लिखा जाता है, और जो दूसरा कॉलम आएगा उसमें मान लीजिए हम नेम पूछ रहे हैं किसी का, और आगे उसकी DOB, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। तो जो पहली रो है उसमें ये 3 सारी चीज़ें आएंगी। 3 कॉलम बनाए हैं। तो देखिए अभी सीरियल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ आई है। अब इस सीरियल नंबर के नीचे दूसरी रो आ रही है, और दूसरी रो में हम लिखेंगे 1 और तीसरी रो में लिखेंगे 2। अब नेम, दूसरी रो में नेम आएगा मान लीजिए ABC, और तीसरी रो में दूसरे बच्चे का नाम XYZ, और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। मान लो पहली बच्चे की है 2011 और दूसरे बच्चे की है 25/4/2011। सेव करेंगे। अब आप इस टेबल को देखेंगे तो ये हमारा सीरियल नंबर, ये हमारा नेम, और ये हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई इस तरह से, ठीक है। अब हमारा पहला जो रो होती है उसमें बोल्ड आता है, इसलिए पहली जो रो है इसका डाटा बोल्ड करने के लिए हम TH यूज़ करते हैं, ठीक है। TH, तो जितना भी TD है इसको हम TH कर देंगे। ओके, यहाँ भी TH और यहाँ भी TH यूज़ करें। सेव करते हैं। तो अब देखिए इसमें स्टाइल देके हम बॉर्डर दे सकते हैं, ये बाद में करेंगे, हम स्टाइल में करेंगे। ओके, तो अब आप देखें जैसे हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आपका हेडिंग, पहली रो में हेडिंग आ गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट सारे एलिमेंट जो हमने पढ़े थे वो HTML में हमने रिवाइज कर लिए। सॉरी। तो इन्हीं कंटेंट एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए हम चाहें तो इनलाइन भी दे सकते हैं, जैसे अभी हमने। तो हम जो भी हमारा टेबल है इसको हम बॉर्डर कलर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, है ना। तो टेबल में हम चाहें तो स्टाइल यहाँ भी दे सकते हैं, इनलाइन स्टाइल देके इज इक्वल टू कौन सा स्टाइल देना है, कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर। बॉर्डर कितना देना है, मान लीजिए 5px का देना है, और सॉलिड देना है, और रेड कलर का देना है, ठीक है। सेव करूँगा मैं इसको। अब हम रिफ्रेश करेंगे इसको, और अब आप देखिए इसके चारों ओर आ गया है बॉर्डर, ठीक है। अभी हम जो हमारा TR है उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करेंगे, फिर TR को भी देना पड़ेगा, फिर इस TR को भी देना पड़ेगा, फिर इस TR को भी देना पड़ेगा। सेव करेंगे। अब आप रिफ्रेश करेंगे, ओह सॉरी, इन TR को ना देकर हर एक डाटा को देना पड़ेगा, ठीक है। TR को नहीं दिया जाएगा, ये डाटा को दिया, डाटा डिस्प्ले हो रहा है ना, तो इस डाटा, हर एक डाटा को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए TH को दिया मैंने यहाँ, और इस TH को भी दिया, और इस TH को भी दिया। अभी सेव करते हैं, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इनको आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे, हाँ,
इसके अलावा हम बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5px, क्योंकि हम इसको सॉरी बॉर्डर रेडियस ऐसे दिया जाता है। तो अब आपने ये जो लास्ट हेडिंग है ये वाला, इसको रेडियस दिया है। आप देखें, ये देखिए बॉर्डर में रेडियस आ गया। ठीक है, कितना पिक्सल दिया? 5। अगर आप चाहें तो इसको 10 पिक्सल भी दे सकते हैं। ये देखिए और ज़्यादा कर्व आ गया। ठीक है, अब जिस चीज़ को देना चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हर एक जगह पे हमें ये देना पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास CSS होती है। एक हेड में इंटरनल CSS अब दे सकते हैं, और देखिए उसमें क्या होगा। हम इसको यहाँ से हटाते हैं और अब हम स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेबल। टेबल को भी देना है, TH को भी देना है और TD को भी देना है। क्या देना है? प्रॉपर्टीज़ देनी है, स्टाइलिंग देनी है। कौन सी प्रॉपर्टी देनी है? ये वाली। ओ सॉरी, यहाँ पे स्टाइल नहीं हट जाएगा। क्या देना है? बॉर्डर देना है और इनवर्टेड कॉमा भी। इस तरह से हम दे रहे हैं। अब आप देखें, रिफ्रेश करेंगे, देखिए सबको आ गया। मुझे बार बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं स्टाइल में गया और स्टाइल में लिख दिया कि टेबल को भी मिल जाए ये स्टाइल, टेबल हेडिंग को भी मिल जाए, TD को भी मिल जाए, उन सबको ये मिल जाए, और उनको मिल गया। अब 5px बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं 2px कर दूंगा, और रेड की जगह मैं इसको ग्रे करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। अब देखिए अब सही लग रहा है। अभी क्या है कि बॉर्डर जो है वो बीच में देखिए स्पेस आ रहा है ऐसे ना। आप चाहें तो अच्छा इसको टेबल को विड्थ दे सकते हैं अलग से, या सभी को विड्थ दे दें। TH और TD दोनों को हम विड्थ दे देंगे। कितनी? 100 पिक्सल की विड्थ दे देंगे, 100px। सेव करेंगे। अब देखिए सबको 100 पिक्सल की विड्थ मिल गई। अभी ये अगर डबल डबल आ रहा है ना यहाँ पे, हम अच्छा इसको हम क्या करें, कोलैप्स कर सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। नहीं, इसमें कोलैप्स लिखना पड़ता है। देखिए बॉर्डर नहीं लिखना है, बॉर्डर कोलैप्स लिखना है। सेव करना है। अब आप जाएंगे यहाँ, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोलैप्स हो गया। मतलब वो आपस में जो स्पेस मिल रहा था वो दोनों बॉर्डर कोलैप्स हो गए, टेबल डाटा का भी और जो टेबल का अपना था। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, सेव कर, सिर्फ बॉर्डर टेबल का आएगा। देखिए टेबल का ही बॉर्डर आया चारों तरफ। अब हमने क्या किया था, इसके अंदर भी दिया हेडिंग और TD को, तो उसका भी बॉर्डर आना था। जब हम कोलैप्स नहीं लिखेंगे और तो हमारे पास यहाँ पे देखिए अंदर डाटा और हेडिंग का भी टेबल आ रहा है, तो इन दोनों को चिपका देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स लिखेंगे और उसको कोलैप्स कर देंगे। ठीक है, उसी तरह आपको एक चीज़ और बताई है मैंने। मान लीजिए ये जो हमारी दूसरी रो है, इसके ये 2 कॉलम को स्पैन करना है, चिपका देना है आपस में, या यहाँ पे, या एक और रो बना देते हैं हम। चलिए एक रो और बनाते हैं जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मान लीजिए TOTAL टोटल, और ये 2 कॉलम में आएगा, और यहाँ पे टोटल लिख देंगे 100 मान लीजिए। अभी आप सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो क्या हुआ, 2 कॉलम आए, तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जुड़ गया। हम इसको देंगे कि हमें कॉल स्पैन चाहिए। कॉल स्पैन इकट्ठा होता है। कॉल स्पैन इज इक्वल टू कितना चाहिए, 2, यानी 2 कॉलम को स्पैन करना है एक कॉलम में। तो क्या होगा, आप देखिए अब ये 2 कॉलम एक में स्पैन हो गए। ठीक है, अगर आप इसकी जगह अगले मान लीजिए इसको स्पैन करना चाहते हैं तो इसको स्पैन कर सकते हैं। सेव करेंगे, अब यहाँ पे स्पैन कर, देखिए ये वाला स्पैन हो गया। उसी तरह रो स्पैन भी कर सकते हैं। तो रो स्पैन करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 को 0 लिख देंगे, और यहाँ पे कॉल स्पैन की जगह रो स्पैन लिखेंगे, ROW। तो अब आप क्या देखेंगे कि ये जो रो है, ये डाटा, ये कॉलम इस रो का और
इस रो का ये वाला डाटा स्पैन हो रहा है, तो इसको डिलीट कर दूंगा मैं, सेव करूंगा। अब देखिए रिफ्रेश करना, ये स्पैन हो गया रो। तो पहली रो में तो आए 1 2 3, लेकिन दूसरी रो में ये वाला तो ऊपर स्पैन हो गया, दूसरी रो में सिर्फ ये 2 डाटा आएंगे। तो दूसरी रो में सिर्फ 2 ही डाटा लिखे हैं मैंने, क्योंकि यहाँ का जो डाटा था वो इस वाले में स्पैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स थे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। इनको आपने यूज़ करना है और अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, स्टाइलिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कलर दिया है। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है, अब उस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, कलर देते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, आप रेड दे दीजिए, सेव कीजिए। अब जितने भी पैराग्राफ हैं उनको बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ को ना देकर डिव को दूं, तो आप देखें ये वाला पैराग्राफ डिव में है, ये वाला पैराग्राफ सिर्फ पैराग्राफ में है, तो सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर मिला है। अब मैं चाहता हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाइट कलर में आए, तो मैं इसको कलर दूंगा, टेक्स्ट को कलर देना है तो वाइट दे दिया है। और फॉन्ट वेट भी दे सकता हूँ, फॉन्ट वेट हमने पढ़ा है FONTWEI, फॉन्ट वेट। मान लीजिए फॉन्ट वेट हम देते हैं 16 पिक्सल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सेव करेंगे तो ये उतना ही रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी 16 पिक्सल ही है। ठीक है, आप 16 और पिक्सल में ये 16 पिक्सल है और पॉइंट में ये 12 पॉइंट है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, 12 पॉइंट लिख सकते हैं या 16 पिक्सल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट बढ़ाना है, मैंने 16 पॉइंट करना, जैसे आप वर्ड में करते हैं वो पॉइंट होता है 12 13 14 15 वो पॉइंट होते हैं। अब मैंने 16 पॉइंट कर दिया तो आप देखें ये बड़ा हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 पॉइंट का था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड, इसका फॉन्ट वेट 16 पॉइंट आया, बढ़ा नहीं है, क्यों नहीं बढ़ा? 16 पिक्सल था, हम इसको 20 पिक्सल करते हैं। पॉइंट क्यों नहीं उठा रहा, बाद में देखेंगे। 16 पिक्सल से 20 पिक्सल कर दिया। हमने क्या किया, ओह सॉरी, हम फॉन्ट वेट नहीं फॉन्ट साइज करेंगे, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। हम फॉन्ट साइज है। ठीक है, अब ये 20 पिक्सल देख लीजिए बड़ा हो गया। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट कितना था, 16 पिक्सल। सेव करेंगे, अब देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट था, तो मैंने बोला 16 पिक्सल या 12 पॉइंट सेम है, एक ही बात है। रिफ्रेश करेंगे, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही रह गया। ठीक है, अभी मैं करता हूँ 12 पॉइंट से 16 पॉइंट कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 20 पिक्सल के बराबर है लगभग, तो 16 पॉइंट कर दिया हमने। आप चाहें तो इसको REM में दे सकते हैं, मैं जैसे 2 REM, तो मेन बॉडी का जो फॉन्ट है उससे डबल हो जाएगा। तो मेन फॉन्ट कितना था, 16 पिक्सल या 12 पॉइंट। अब हमने 2 REM देकर यहाँ पे फॉन्ट साइज को 2 REM देकर ये बोला कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसका डबल हो जाए। तो देखिए अब इसको 32 पिक्सल हो जाना चाहिए। ये देखिए ये 32 पिक्सल है। अगर ये 32 पिक्सल है ये जानना है आपने, तो यहाँ 2 REM की जगह हम 32 पिक्सल कर देते हैं। देखिए अभी कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें, देखिए उतना ही साइज रह गया। तो 2 REM 32 पिक्सल के बराबर है, और 3 REM कितना होना चाहिए, ट्रिपल, यानी 48 पिक्सल के बराबर होना चाहिए। ये देखिए 48 पिक्सल हो गया। ठीक है, अभी हम इसकी जगह 48 पिक्सल लिखते हैं, 48px। सेव करेंगे तो ये 48 पिक्सल भी इतना ही है। ठीक है, समझ गए। REM भी यूज़ कर सकते हैं आप, EM भी यूज़ कर सकते हैं। EM को तब यूज़ किया जाता है जब उससे पहले आपने कोई फॉन्ट साइज ऑलरेडी दे रखा है पेरेंट के किसी एलिमेंट में। तो चलिए उसको बाद में करेंगे, अभी हम पिक्सल में ही रहेंगे। हम इसको 20 पिक्सल दे देते हैं, इतना काफ़ी है। सेव करके ये, अभी हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। अभी देखिए इस डिब को हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर, सिर्फ टेबल को बॉर्डर नहीं दिया जाता, यहाँ डिब को, पैराग्राफ को भी बॉर्डर दे सकते हैं। और बॉर्डर का आप उसको बॉर्डर का साइज दे सकते हैं 2px या 5px। बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर 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 बॉर्डर
बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल कैसा है? बॉर्डर स्टाइल है डॉटेड, DOTTED, डॉटेड। और बॉर्डर कलर दे सकते हैं COLOR, कलर दे सकते हैं ग्रीन। ठीक है, ऐसे 3 चीज़ें दे सकते हैं हम। अब आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए ग्रीन कलर का डॉटेड और 2 पिक्सल का आ गया, ये 5 पिक्सल का आ गया। आप 15 पिक्सल करेंगे तो मोटा हो जाएगा, ये देखिए, और 15 पिक्सल हो गया। फर्क तो लग नहीं रहा मेरे को। बॉर्डर साइज 20 पिक्सल करते हैं, कहाँ गड़बड़ हुई है? बॉर्डर साइज, हाँ यहाँ पे बॉर्डर साइज नहीं होगा, ये बॉर्डर विड्थ होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, हमसे सेव करेंगे। अब आप देखेंगे विड्थ आ जाएगी, मोटी होगी। ठीक है, 20 पिक्सल की। तो कहाँ गया? यहाँ पे 5 पिक्सल काफ़ी है, सेव करो। तो इस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हो। अब आपने ये चीज़ सारी देने की ज़रूरत नहीं है आपको अलग अलग से। इसको आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। बॉर्डर सबसे पहले इसका आएगा 2 पिक्सल, ये इसका साइज़ बताता है, मतलब विड्थ बताता है। और ये इसका टाइप बताता है सॉलिड, और ये इसका ग्रे कलर बताता है। तीनों चीज़ें एक साथ हम दे सकते हैं, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे ग्रे कलर का सॉलिड बॉर्डर आ गया है। ये आप ग्रे की जगह ग्रीन भी लिख सकते हैं। कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। कलर की जगह आप हेक्स कोड लिख सकते हैं, RGB कोड लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, विड्थ हाइट दे सकते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी भी आपने की हुई हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उन सब प्रॉपर्टीज़ को स्टाइल में इंटरनल CSS में देख के देखें। जो हेड में दिया जाता है स्टाइल टैग, उसमें दे के देखें, वो थोड़ा आसान है। क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर हम टेबल के अंदर इन लाइन एलिमेंट को दे रहे थे स्टाइल, तो हर एक एलिमेंट को देना पड़ रहा था। लेकिन स्टाइल से वो इजी हो गया। हमने एलिमेंट सेलेक्टर के नाम लिखे, यहाँ पर हम क्लास भी दे सकते थे इनको, वो भी आपने पढ़ा है, क्लास दे के भी देखना है आपने। और फिर उनको हमने बॉर्डर ये सब दे के एक साथ ही शॉर्ट कर दिया अपने कोड को। वैसे बॉर्डर का विड्थ, कलर और स्टाइल, ये 3 अलग अलग चीज़ें ना देकर शॉर्ट हैंड में बॉर्डर लिखा और उसको दे दिया 2px सॉलिड ग्रीन। ठीक है, टेबल के अंदर हमने बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कोलैप्स दी है हमने। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, उनको CSS दे के आप खुद प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट होंगे और उतना ही आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप गूगल कर सकते हैं, जैसे CSS कलर। आप ऐसे सर्च करेंगे, CSS कलर आ गया हमारे पास, W3 स्कूल। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के नेम आ गए। आप बैकग्राउंड कलर ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनलाइन दिया हुआ है। आप CSS RGB पे क्लिक करें, देखिए यहाँ तो RGB के स्टाइल दे रखे हैं। आप इनको बढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो आपको कलर यहाँ बना सकते हैं, खुद कलर बना सकते हैं। देखिए किस तरह का कलर आपको चाहिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं आपके पास, हेक्स कोड दे रखे हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं, अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बनाया जा सकता है ये। ठीक है, तो वो आप कोड यूज़ कर सकते हैं अपनी CSS में। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। इसी को प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू।